हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिटेल्ड डिस्कस करने वाले हैं। हम वन बाय वन ब्रांच को डिटेल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी अहमियत के हामिल हैं और फिजिक्स इन पर किस तरीके से रिलाय करें। तो चलिए बगैर किसी देर के हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ब्रांच हमारे पास है मैकेनिक्स। हम मैकेनिक्स को देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या कहते हैं हमें। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट कॉज दीज मूवमेंट्स। ठीक है, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं या फोर्सेस जो वो मूवमेंट कॉज करवाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हम मोशन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स भी पढ़ते हैं और मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स भी पढ़ते हैं। अब इसे समझने के लिए हमने क्या किया है कि इस मैकेनिक्स ब्रांच को फर्दर हमने डिवाइड कर दी ताकि हम मैकेनिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले काइनेमैटिक्स आ जाता है। अब काइनेमैटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। इसके अंदर हम जस्ट ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है, ठीक है ना। जस्ट हम मोशन के बारे में बात करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूव फोकसिंग ऑन फोर्सेस एंड टॉर्क्स। अब डायनामिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है, ठीक है ना, और उस पर लगने वाली फोर्सेस और टॉर्क्स पर हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। यानी काइनेमैटिक्स के अंदर हम जस्ट मोशन के बारे में पढ़ते हैं, डायनामिक्स के अंदर हम उनके कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है और उसके कंपैरिजन में दूसरा ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा स्पीड में वो लीनियर मोशन कर रहा है तो फिर इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों एक ऑब्जेक्ट स्लो और दूसरा फास्टर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी कॉजेस के बारे में हम बात करेंगे तो वो हम डायनामिक्स के अंदर बात करेंगे। काइनेमैटिक्स के अंदर हम प्योर मोशन के बारे में बात करेंगे, मोशन से रिलेटेड स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, हम जस्ट इन तक कंसर्न रहेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो होप सो कि आपको काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स समझ में आ गया होगा। अब फर्दर हम देखते हैं कि हमने स्टैटिक्स भी ले रखा है। अभी स्टैटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड इन इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हो या इक्विलिब्रियम में हो उनकी स्टडी करें, तो ये भी मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच आ जाती है जिसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ फ्लूइड्स हम तब बात करते हैं जब हमारे पास लिक्विड एंड गैसेस कंबाइन, यानी कि हम इनको मिलाकर बात कर रहे हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ हाउ फ्लूइड मूव एंड द फोर्सेस ऑन देम। फ्लूइड्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, उनके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कितनी हैं, कैसी हैं, ये सारी स्टडी अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है। अगेन फ्रॉम फ्लूइड, तो याद रखिएगा कि अब जब भी हम बात फ्लूइड्स की करेंगे तो इट मीन्स कि हम सॉलिड, हम लिक्विड और गैसेस दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं। अब मैकेनिक्स हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में लाइक वॉकिंग, ड्राइविंग, स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है ना, और प्लैनेटरी मोशंस जो हमारे हैं उनमें बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशनल एक द वर्ड काइनेमैटिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस, ठीक है। काइनेसिस या काइनेमा एक ऐसे ग्रीक वर्ड है जिसमें से हमने काइनेमैटिक्स को ड्राइव किया और जिसकी मीनिंग हमारे पास मोशन है। फिर डायनामिक्स की बात करें तो डायनामिक्स भी हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है डायनामिस, जिसकी मीनिंग हमारे पास है फोर्स या पावर। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन मोशन इन फिजिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स का ओरिजिन भी आ गया कि कहाँ से ये वर्ड्स लिए गए हैं और उनका मतलब क्या है। अब हम आ जाते हैं, होप सो कि फर्स्ट ब्रांच आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। अब देखेंगे थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद हीट, टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। थर्मो से मीन्स हमारे पास
हीट एनर्जी है और डायनामिक्स से मुराद हमारे पास ट्रांसफर्स है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हीट ट्रांसफर होने से टेम्परेचर पर क्या चेंज आता है, टेम्परेचर की वजह से फिर एनर्जी एंड वर्क का क्या रिलेशन क्रिएट होता है, ये सारी स्टडीज जब हम करेंगे तो वो हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच बनेगी जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। अब द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट डिस्क्राइब हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफॉर्म। लॉज ऑफ द थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होगी या हो रही है या हो चुकी होगी। हीट इंजन्स आ जाते हैं, डिवाइसेस दैट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। हीट इंजन्स के बारे में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, जो कि हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर वर्क को हीट के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोपी को हम पढ़ते हैं, अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर हम डिसऑर्डरनेस, ठीक है ना, हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से जो सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस क्रिएट होती है उसके मेजर को हम एंट्रोपी कहते हैं। फिर एंट्रोपी की स्टडी भी हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं। थर्मोडायनामिक्स हमारे पास इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, वेदर पैटर्न्स को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है और इससे स्टडी करने से हमें पता चलता है कि एनर्जी वर्क में या वर्क एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। तो होप सो कि थर्मोडायनामिक्स की आपको क्लियर हो गया होगा जी। जस्ट हम इस वक्त बेसिक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि फिर हम जब अपने सब्जेक्ट्स के अंदर इनको डिस्कस करेंगे तो डिटेल्ड हम इन पर बात करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर इफेक्ट्स। चार्जेस की स्टडी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं, ये सब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाते हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को भी हमने इसके सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ। एक हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब होता है जब हमारे पास चार्जेस जो है वो स्टेशनरी, ठीक है, यानी कि चार्जेस रेस्ट के अंदर, ताकि फिर हम उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसे जैसे कॉन्सेप्ट्स को हम समझ सकें, वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि चार्जेस, द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस और करंट सर्किट्स। हाउएवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स एंड सिस्टम। हम मूविंग चार्जेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाता है। एक चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्ज मूविंग हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज जब मोशन करता है तो उसके फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। फिर सर्किट में वो करंट किस तरीके से फ्लो करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स किस किस काम के हैं, सिस्टम पर ये कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारी स्टडी जब हम करते हैं तो फिर अगेन वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिलाकर एक ब्रांच बनती है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स अवर होम्स, डिवाइसेस एंड इंडस्ट्रीज, मेकिंग इट अ क्रिटिकल एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है ना, होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म फोकसेस ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड द फोर्सेस बिटवीन देम। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल पर फोकस्ड होती है और उनके बीच में लगने वाली फोर्सेस को भी हम मैग्नेटिज्म के अंदर ही कवर करते हैं। अब देखेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर हम मैग्नेट्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये सारी हमारे पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी मटेरियल की, मैग्नेटिक मटेरियल की, तो वो हमारे पास मैग्नेटिज्म के अंदर डिस्कस की जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है? रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक या रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्सेस आर एग्जाम। आप देखिए ना, यहाँ पर नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है और साउथ साउथ को रिपेल कर रहा है, यानी कि सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, अनसिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखें होता क्या है कि जब हम एक मैग्नेट को लें तो मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट हुआ होता है,
इस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो उसके ऊपर या तो अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई करेगा या रिपल्जन की फोर्स अप्लाई करेगा। वो डिपेंड करता है कि कौन से फेसेस आपस में मिल रहे हैं। अगर नॉर्थ नॉर्थ आपस में मिल रहे होंगे तो ये एक दूसरे पर रिपल्जन का फोर्स अप्लाई करेंगे, नॉर्थ साउथ से मिल रहा होगा तो ये एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ये रिलेशनशिप बताता है हमें किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में। क्या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में क्या रिलेशन है और करंट किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। हमारे पास एक फेमस एक्टिविटी भी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक नील के ऊपर हम एक आयरन नेल के ऊपर इस तरीके से वायरिंग कर देते हैं। फिर उस वायरिंग को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होने की वजह से उस वायरिंग में से मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ एंड साउथ बिल्कुल ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की तरह आप यहाँ पर देखेंगे नेल में से करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, अगर हम इसे स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आ जाता है। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं? सच एज मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। हमारे पास देखें ना, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब हमारे पास किसकी एप्लीकेशंस हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस भी हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशंस हैं। मैग्नेटिज्म इज की टू मेनी टेक्नोलॉजीज फ्रॉम compasses to MRI machines। many technologies का की है ये। यहाँ पर आप देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट जहां पर भी आपको मिल रहा है, यानी कि हमारे घरों के अंदर जो स्विचेस हैं, जिन स्विचेस में हम चार्जर्स को लगाते हैं, फैंस को लगाते हैं, ये सारे स्विचेस हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिज्म की इन्वॉल्वमेंट वहां पर भी मौजूद होती है। और एमआरआई जिससे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, नाउअडेज मेडिकल पर्पसेस के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जो कि हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स क्या है? एटॉमिक फिजिक्स स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द एटम्स की स्टडी को कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या देखें, एटम के अंदर क्या क्या मौजूद है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर न्यूक्लियस। अब एटम का बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हुए हैं न्यूक्लियस के अराउंड। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, पिक्चर में हमें क्या मिल रहा है? पिक्चर में हमें मिल रहा है कि आप देखें कि क्लोरीन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज हुए हैं। फिर आप देखेंगे मैग्नीशियम के न्यूक्लियस के अराउंड कैसे उसके इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए हैं। और नियोन को आप देखें कि किस तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए हैं। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, ये अगर हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आ जाता है। फिर इसका आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, द स्टडी ऑफ हाउ एटम्स एब्जॉर्ब एंड इमिट लाइट। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम कैसे पढ़ते हैं कि एटम्स कैसे एब्जॉर्ब और इमिट करते हैं लाइट को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम एटम का इंटरेक्शन पढ़ते हैं विद लाइट। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये मैकेनिज्म शो हो रहे हैं। इन्हें हम डिटेल्ड भी डिस्कस करेंगे जब हम एटॉमिक फिजिक्स को पढ़ेंगे या एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे इन केमिस्ट्री के अंदर। अब आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न एटॉमिक बिहेवियर एट माइक्रोस्कोपिक स्केल्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स भी हमारे पास एक सब
ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स की, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक बिहेवियर को पढ़ते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को समझते हैं एट माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। या माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर एटम के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, तो ये भी एक वास्ट फील्ड हमारे पास आ जाती है जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। Understanding atomic physics is crucial for the developing new materials and technologies such as semiconductors and lasers। अगर semiconductors और lasers की बात कर रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी में हम न्यू मटेरियल्स की डेवलपमेंट्स कर रहे हैं या डेवलपिंग कर रहे हैं, तो इसमें एटॉमिक फिजिक्स का काफी बड़ा क्रूशियल रोल होता है। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इंटरेक्शंस विद मैटर। ऑप्टिक्स क्या है, लाइट की स्टडी है और इसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है, मैटर के साथ होता है। अब ऑप्टिक्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट्स के अंदर। एक हमारे पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ लाइट एज रेज डीलिंग विद लेंसेज, मिरर्स एंड इमेज फॉर्मेशन। लाइट को हम एज एन रे लेकर लेंसेज, मिरर्स और इमेज फॉर्मेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स आ जाती है। आप देखें कि किस तरीके से एक लेंस में से लाइट पास होते ही किस तरीके से डाइवर्ज हो रही है, फिर सिमिलर वे में यहाँ पर लाइट की रेज किस तरीके से कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो लेंसेज हैं, लेंसेज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर इनकी वजह से जो इमेज फॉर्म होंगी कैसी होंगी, वर्चुअल होंगी, रियल इमेजेस होंगी। फिर इनके फायदे कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर हम लेंसेज को यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम मिरर्स को यूज करते हैं, ये जब हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है फिजिकल ऑप्टिक्स। अब फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ लाइट एज वेव्स इंक्लूडिंग फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। वेव्स इंटरफेयर कैसे करती हैं एक दूसरे के साथ, डायफ्रैक्ट कैसे करती हैं, और इस तरीके के ब्यूटीफुल फिनोमिना हमें किस तरह से मिलते हैं, ये जब हम डिस्कस करेंगे, यानी कि लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट को क्यों एज एन पार्टिकल नेचर कंसिडर किया गया, फिर क्यों एज एन वेव नेचर हमें लीड मिली, फिर क्यों लाइट को एज एन ड्यूअल नेचर डिस्कस किया गया, इंटरफेरेंस का पैटर्न क्या है, डायफ्रैक्शन का पैटर्न क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, ये सब जब हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर आ जाए। फिर हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे डिवाइस लाइक माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड कैमरास। ये भी हमारे पास इनकी स्टडी भी करेंगे तो वो ऑप्टिक्स के अंदर आ जाएगा। ऑप्टिक्स हैज एप्लीकेशन इन विजन करेक्शन, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज एंड इवन कम्युनिकेशन थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं विजन करेक्शन के लिए, जैसे अगर दूर की नजर कमजोर हो जाए, पास की नजर कमजोर हो जाए, तो उसकी करेक्शन के लिए हम ऑप्टिक्स को यूज करते हैं। इमेजिंग टेक्नोलॉजीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इवन फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कम्युनिकेशंस को भी स्टेबल बनाने के लिए हम ऑप्टिक्स को ही इस्तेमाल करते हैं। आप देखें जैसे यहाँ पर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, बाइनोक्यूलर्स, ये हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके बारे में काम करना, इनसे क्या काम हम लेते हैं, ये सब ऑप्टिक्स के अंदर ही डिस्कस किया जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है साउंड। साउंड क्या है, स्टडी ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड। साउंड एक ऐसी स्टडी है मैकेनिकल वेव्स की जो गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। अब इसके अंदर हमारे पास साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि इसे ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, प्रोपगेट से मुराद फैलने के लिए इसे मीडियम की जरूरत होती है। तो मीडियम के तौर पर आप देखेंगे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड काम आते हैं साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अकॉस्टिक्स, द साइंस ऑफ साउंड। अकॉस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, साइंस ऑफ साउंड कहते हैं, जो कि प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट्स के लिए काम करती है। ठीक है, जैसे साउंड की पैदावार, साउंड का ट्रांसमिट होना, साउंड की वजह से इफेक्ट्स आना,
ये जब भी हम पढ़ेंगे, सिंपली साइंस ऑफ द साउंड के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम टर्म अकॉस्टिक्स को यूज करें। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दो साउंड वेव इंटरफेयर करके एक हाई इंटेंसिटी साउंड प्रोड्यूस करनी है और एक लो इंटेंसिटी साउंड प्रोड्यूस करनी है, और इन पैटर्न को हम बीट्स कहते हैं। अब देखेंगे वेव प्रॉपर्टी सच एज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, व्हाट इज बीट्स, सुपरपोजिशन, ये सब जितना भी हम साउंड से रिलेटेड इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास एक ब्रांच बनेगी जिसे हम साउंड कहेंगे। एप्लीकेशंस इन एरियाज लाइक म्यूजिक, मेडिसिन एज एन अल्ट्रासाउंड एंड इंजीनियरिंग, जिसमें नॉइज कंट्रोल के लिए भी अकॉस्टिक्स को और साउंड को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास एक एनाकॉइक चैम्बर है। अब एनाकॉइक चैम्बर साइंटिस्ट ने बनाया था फॉर दूज एस्ट्रोनॉमर्स जो स्पेस में काफी देर तक रहते हैं। अब स्पेस में इतनी ज्यादा खामोशी होती है कि फिर अगर वो वापस आएंगे तो दुनिया का जो शोर होगा वो उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, या अगर वो डिस्टर्बेंस में से ऐसी खामोशी वाली जगह में जाएंगे तो उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस के लिए साइंटिस्ट ने एक रूम क्रिएट किया, एक चैम्बर बनाया जिसे हम एनाकॉइक चैम्बर कहते हैं। यहाँ पर कोई भी पर्सन 40 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। इवन अगर हम इस रूम के अंदर बैठे हैं तो हमारे ब्लड फ्लो की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है हम वो भी सुन सकते हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से ये चैम्बर डिजाइन किया गया है ताकि एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प मिल सके। साउंड प्लेज इन अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अब इसको एक्सप्लेन आप ही कर लीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ तक आपको क्या क्या बातें समझ में आई हैं, और कोई अगर क्वेश्चंस वगैरह भी हैं तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स एग्जामाइंस द कंपोनेंट्स एंड बिहेवियर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। ठीक है ना, एटॉमिक न्यूक्लियर के कंपोनेंट्स या बिहेवियर्स को जब हम एग्जामाइन करेंगे तो वो हमारे पास एक ब्रांच बनती है जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंदर हम क्या, आप देखें, जस्ट हम न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाएगी वो ब्रांच। अब सबसे पहले तो हम रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अ पार्टिकल्स और रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियर। अनस्टेबल न्यूक्लियर वो होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बराबर ना हो। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं होंगे तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियर हो जाएगा, और अनस्टेबल न्यूक्लियर स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा कि रेडिएशंस को एमिट आउट करेगा, और उन रेडिएशंस को हम स्टडी करें या उन रेडिएशंस को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम दें। फिर हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है? प्रोसेसेस दैट चेंज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर सच एज फिशन एंड फ्यूजन। प्रोसेस, वो प्रोसेसेस जिसके अंदर कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर चेंज हो, जैसे फिशन एंड फ्यूजन, तो उसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि आप देखें कि हमारे पास ये न्यूक्लियर हमारे पास अल्फा रेडिएशंस दे रहा है, ठीक है ना, यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियर एक छोटे न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो अल्फा रेडिएशंस मिली। फिर एक बड़ा न्यूक्लियर जो है वो बीटा रेडिएशंस कर रहा है, यानी कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट कर रहा है, और फिर इसी तरीके से ये बड़ा न्यूक्लियर टूट कर हमें जो है वो गैमा रेडिएशंस दे रहा है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स की बात हो रही है। तो ये भी रेडियो एक्टिविटी का एक पार्ट है। जब दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाए, या जब एक बड़ा न्यूक्लियस मिलकर दो छोटे न्यूक्लियस टूटे, तो इन प्रोसेसेस को हम फिशन एंड फ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें कंपोजिशंस ऑफ न्यूक्लियर चेंज हो, ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है, जैसे इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ये हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियर में आया, तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियर मजीद एनर्जी को एमिट आउट करते हुए दो छोटे छोटे न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन सब रिएक्शंस को हम
न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन का नाम दिया। एप्लीकेशंस क्या है कि ये न्यूक्लियर पावर इसका इस्तेमाल होता है, मेडिकल इमेजिंग में इसका इस्तेमाल होता है, रेडिएशन थेरेपी में इसका इस्तेमाल होता है। तो वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर फिजिक्स का इस वक्त काफी ज्यादा स्कोप भी है। न्यूक्लियर फिजिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड एनर्जी जनरेशन एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज। फिर हम आ जाते हैं पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर। पार्टिकल फिजिक्स क्या है? पार्टिकल फिजिक्स स्टडीज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स एंड देयर इंटरैक्शंस। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। आप देखें यहाँ पर कि हमने एटॉमिक फिजिक्स में एटम के बारे में, न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियस के बारे में, और अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो एक कंपोजिट पार्टिकल्स हैं यानी कि क्वार्क्स के बने हुए, ठीक है। और इसी तरीके से न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स के बने हुए हैं और उन क्वार्क्स को गैदर करने के लिए हमारे पास ग्लूऑन्स मौजूद होते हैं। बहरहाल इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स को जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास एक ब्रांच बनेगी जिसे हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज क्वार्क्स, लेप्टॉन्स एंड बोसॉन्स, ये स्टडी जब हम करेंगे, फोर्सेस लाइक फंडामेंटल इंटरेक्शन दैट गवर्न पार्टिकल बिहेवियर लाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस और क्वार्क्स और लेप्टॉन्स और बोसॉन्स, इन सबको मिलाकर हमारे पास इनकी स्टडी जिस ब्रांच के अंदर करेंगे वो ब्रांच हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स होगी, ठीक है ना। ये हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स आ गए जिनमें क्वार्क्स की फैमिली आ गई, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ठीक है। और फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फैमिली आ गई, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यूऑन, न्यूट्रिनो, टॉन, न्यूट्रिनो। और ये वो फोर्सेस आ गई जो फोर्सेस कैरियर्स हैं जो कि इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ कर रखती हैं, एक किस्म का यही काम करती है। हम फिलहाल बेसिक पर यही समझ लें। फिर हाई एनर्जी फिजिक्स आ जाती है। एक्सपेरिमेंट्स दैट इन्वेस्टिगेट पार्टिकल्स एट एक्सट्रीमली हाई एनर्जी। सिंपली हमारे पास जो हाई एनर्जी फिजिक्स होती है वो हमें ये समझाती है कि यूनिवर्स काम कैसे करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर हम वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो हाई एनर्जीज पर पार्टिकल्स को इन्वेस्टिगेट करती हैं कि वो काम कैसे करती हैं। दिस फील्ड सीक्स टू अनकवर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड द फोर्सेस दैट बाइंड देम। ठीक है, यहां तक आपको पार्टिकल फिजिक्स भी क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स टू अंडरस्टैंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना। इट कवर्स स्टेलर डायनामिक्स, कॉस्मोलॉजी, गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी। अब स्टेलर डायनामिक्स के अंदर क्या होता है? कहता है स्टडी ऑफ स्टार्स एंड देयर इंटरेक्शंस। स्टार एंड देयर इंटरेक्शंस की स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टेलर डायनामिक्स यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेट करते हैं। कॉस्मोलॉजी भी एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेट करता है जो कि यूनिवर्स ओरिजिन की स्टडी करता है, एवोल्यूशन एंड अल्टीमेट फैट की स्टडी करता है। फिर हमारे पास गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी आ जाती है जो कि गैलेक्सीज और उनकी खसूसियात के बारे में स्टडी करती है। तो ये सब स्टडी करने वाला हमारे पास एक एस्ट्रोनॉट होता है और हम इस ब्रांच को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द यूनिवर्स फ्रॉम ब्लैक होल्स टू द बिग बैंग। अब हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स स्टडीज आयोनाइज्ड गैसेस और प्लाज्मास विच आर द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। अब प्लाज्मा फॉर्म कैसे होता है? आप देखें कि हाई टेम्परेचर्स के ऊपर ये जो एटम है वो अब अपनी कैटाइन और इलेक्ट्रॉन के अंदर टूट चुका है। और जब एटम अपने कैटाइन और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर टूट चुका है तो ये आयोनाइज हो चुका है और आयोनाइज होकर ये कैटाइन्स और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम इसे आयोनाइज्ड गैसेस कह सकते हैं, ठीक है, या प्लाज्मा का नाम देते हैं। बोथ आर द सेम थिंग्स। और ये कॉमन स्टेट ऑफ द मैटर है इन द यूनिवर्स, यानी कि हमारा यूनिवर्स का ऑलमोस्ट हिस्सा जो है वो प्लाज्मा का ही बना हुआ है। इट इंक्लूड्स अब प्लाज्मा प्रॉपर्टीज क्या है? सच एज टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने पीछे पढ़ा ना कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट के अंदर है तो फ्लो कर सकते हैं, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और करंट जहाँ पर प्रोड्यूस होगा वहां पर
मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स भी आ गया। एनर्जीज की वजह से टेम्परेचर की भी बात होगी और टेम्परेचर में डेंसिटी से भी समहाउ किसी न किसी तरीके से रिलेट करेगा। फिर एप्लीकेशंस क्या है फ्यूजन एनर्जीज, स्पेस फिजिक्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर, क्योंकि प्लाज्मा हमारे पास अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, स्पेस के अंदर मौजूद होती है, तो फिर प्लाज्मा की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर स्पेस फिजिक्स की भी बात होगी। और इसी तरीके से फिर अर्थ पर मौजूद नहीं है, तो अर्थ पर अगर हम प्लाज्मा को क्रिएट करते हैं तो वो हमारे पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा के अंदर आ जाती है, जिसे फिर हम फ्यूजन एनर्जी और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं प्लाज्मा की, जिसमें आप देखेंगे लाइटनिंग, प्लाज्मा बॉल, वेल्डिंग आर्क, नियॉन साइन, न्यूक्लियर फायरबॉल और अरोरा जैसे मैकेनिज्म्स भी हमारे पास प्लाज्मा का ही एग्जांपल्स हैं। प्लाज्मा फिजिक्स इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन स्पेस एनवायरनमेंट्स। फिर हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट ब्रांच, जिसे हम कहते हैं जियोफिजिक्स। अब जियोफिजिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ को एक्सप्लोर करती है। अब देखें कि जियोफिजिक्स के अंदर हमारे पास सेस्मोलॉजी आ जाती है। ये हमारे पास किसकी स्टडी होती है? अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव की प्रोपगेशन की स्टडी होती है। सिस्मिक वेव फैलती कैसे हैं, अर्थक्वेक की स्टडी अगर हम करें तो वो सिस्मोलॉजी के अंदर आ जाती है। फिर वोल्केनोलॉजी आ जाती है, द स्टडी ऑफ वोल्केनोज एंड रिलेटेड फिनोमेना, अर्थ मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स, इन्वेस्टिगेटिंग द अर्थ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अर्थ की कंपोजिशन कैसे है, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, वोल्केनोज कैसे बनते हैं, ये सारी स्टडी जब हम करते हैं तो वो जियोफिजिक्स की सब ब्रांच वोल्केनोलॉजी के अंदर करते हैं। जियोफिजिक्स इज क्रूशियल फॉर नेचुरल डिजास्टर प्रेडिक्शन, रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अर्थ इंटरनल प्रोसेस। तो होप्स हो गया यहाँ तक आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स समझ में आ गई होंगी। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।